हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, क्लास 10th के क्रैश कोर्स का जो प्रीवियस लेक्चर हैं हमने 10 आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, यानी लेक्चर नंबर 10 तक हम पहुंच गए हैं। आज ये हमारा 11th लेक्चर होगा जिसमें हम न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यानी अमीबा अपना पोषण किस तरीके से करता है ये हमें जानना है। बोर्ड के हिसाब से आपको बताऊं तो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा बोर्ड में आता है। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन आएगा तो न्यूट्रिशन इन अमीबा भी आता है। ठीक है, इसके अंदर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आज हम इसे पूरी एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे कि अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यानी कैसा जीव है, कहाँ से ये आया है, ठीक है, और किस तरीके से ये अपना फूड ऑब्टेन करता है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और एक इंपॉर्टेंट बात और भी मैं आपको बता दूं कि इस क्रैश कोर्स को NIOS यानी ओपन बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के रूप में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग लेते हैं अमीबा को, जिसके बारे में एक्चुअली हमें पढ़ना है। ठीक है, अमीबा को लेते हैं। पहले ये पता कर लेते हैं कि अमीबा क्या है। देखो बच्चों, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें आप लोगों को छोटे यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे, यानी सूक्ष्म, जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपको थोड़े मैक्रो यानी बड़े भी मिलेंगे, जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। तो ऐसे ही हम ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। ऑर्गेनिज्म यानी जीव। जीव आपके दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। ठीक है, उनकी संरचना के आधार पर यानी स्ट्रक्चर के आधार पर यहां हम लिख सकते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो दो प्रकार के हैं कौन कौन से हैं। पहला है यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव। ठीक है बच्चों, दूसरा जो है वो होता है आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव। ठीक बच्चों, अब यहां मैं आपको बता दूं कि संरचना के आधार पर इसको दो भागों में वर्गीकृत क्यों किया गया है। ठीक है, अब यहां पे आप मेरी बात सुनिए। इस यूनि का मतलब क्या है और इस एक का मतलब क्या है। देखो, यूनि का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, यानी एक, ये बात आप लोग समझ लें। सिंगल यानी एक। सेल्यूलर यानी कोशिका से बना हुआ। ठीक है बच्चों, यानी ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं उनको हम एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। अब उसके बाद में आते हैं मल्टी पे। देखिए, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, क्या मतलब होता है, बहुत सारे। अब जैसे यहां पर सेल्यूलर का मीनिंग था कोशिका से बने हुए, तो ऐसे ही यहां पर हो सकता है कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने हैं उनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिनके अंदर बहुत सारी कोशिका सम्मिलित होती हैं, ऐड होती हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, अब एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, मैं फिलहाल केवल अमीबा आपको पढ़ा रहा हूं तो हम अमीबा को ही लेंगे। अमीबा को यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है। ठीक है, अमीबा को क्या कहा गया है, यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय जीव। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो एक कोशिकीय जीव है उसका एग्जाम्पल बताओ, तो अमीबा आप कह सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, उसके बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। देखो बच्चों, अमीबा तो हमारे सामने अभी है नहीं, मैंने थंबनेल में आपको दिखाया था, लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, यानी ह्यूमन बीइंग यानी हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यहां तक की बात करें, आपका लॉयन, आपका डॉग, कैट, चूहा, रैबिट, ये सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं
ठीक है, जिनमें अपने फंक्शंस को, अपने काम को करने के लिए अलग अलग अंगों को दिया गया है, जिनमें उनको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब एक बात आप और भी सोच करके चलिए, यहां मैं लिख देता हूं ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स। एक चीज बच्चों समझ के चलो, अमीबा, देखो जब हमारे पास कोई एक ही चीज होगी यानी एक ही सेल होगी तो हमारे जितने भी काम होंगे वो एक ही सेल करेगी। समझ में नहीं आया? मान लीजिए मेरी पॉकेट में एक रुपया पड़ा है, ठीक है, 1 रुपी है मेरे पास, तो मैं उस एक ही रुपये को खर्च कर सकता हूं, मैं कहीं से 100 या 200 खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जब एक ही है ना। तो इसीलिए अब मल्टी की बात करें तो मल्टी में मेरे पास बहुत सारी सेल्स हैं, तो बहुत सारी सेल्स तो अलग अलग काम करेंगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो अमीबा है, अमीबा के पास केवल एक सेल प्रेजेंट है, एक ही कोशिका से बना हुआ है, तो इसके सारे काम एक ही कोशिका करेगी। अब बात कर लेते हैं पोषण की। अमीबा में पोषण, जब एक ही सेल प्रेजेंट है तो उसकी एक ही सेल पोषण करेगी। ठीक है, यानी अमीबा में जो पोषण होता है, अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है, वो उसकी सतह यानी उसकी लेयर के माध्यम से होता है। ठीक है, यहां तक आपका हो गया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिज्म कैसे बटे हुए हैं। उसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं आपके पोषण की। ठीक है, कैसे अमीबा अपना पोषण करता है। आज की इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको आगे कभी अमीबा का पोषण पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। देखो बच्चों, हमने आपको बताया था कि आपकी जो डाइजेशन यानी आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपका 5 विधियों में होता है, यानी 5 स्टेजेस में होता है, 5 अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था यानी पहली स्टेज होती है आपकी इंजेशन, जिसमें फूड आपकी बॉडी के अंदर पहुंचता है, ठीक है, थ्रू माउथ। ये तो हो गया हमारा। लेकिन अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा के अंदर हम लोग कैसी भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं अमीबा की, ये लो, ठीक है, यहां से स्ट्रक्चर बन गई, ये हमारा फूड है, और यहां पे इसका न्यूक्लियस हम लोग बना देते हैं। ये केंद्रक हो गया आपका, ठीक है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका हो गया फूड मटेरियल, ये आपका हो गया फूड मटेरियल। अब यहां से फूड अगर बाहर है, देखो एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि अमीबा का जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होता है। ठीक है, क्या होता है? होलोजोइक। यहां से आप ये लिख लें, होलोजोइक का मतलब होता है समभोजी, प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब यहां पर फूड मटेरियल, यहां पे देखो पानी के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो आपका फूड मटेरियल आ जाता है, ये वहीं से अपना क्या करता है? न्यूट्रिशन करता है। तो इसके आसपास के, इसके संपर्क में, इसके कांटेक्ट में आने वाला जो फूड मटेरियल है ये उसको अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये फूड है इस तरीके से रखा हुआ। अब जो पहली स्टेज आएगी इंजेक्शन की, वो आपकी लगभग ये आने वाली है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। इंजेक्शन में सबसे पहले, ठीक है, यहां पर ये फूड मटेरियल था, तो ये अपने क्या कर लेता है? पादाब, यानी जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? सूडोपोडिया, इसको बोलते हैं पादाब। ठीक है, इसको कूटपाद भी बोलते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से ये इस फूड को अंदर लेगा, यानी इसको क्या करेगा? इंजेक्शन करेगा इसका। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आपकी आती है, इसमें क्या होगा? ये अंदर आ जाएगा इसके फूड। ठीक है, ये फूड अंदर आ जाएगा, ये वहां से इधर था और उधर से यहां है। ठीक है, अब ये फूड आ गया अंदर, अब यहां पे न्यूक्लियस। तो अब ये फूड जो है वो अमीबा के अंदर एक फूड वैक्यूल में रखा जाता है, फूड वैक्यूल में रखा जाता है। इसको बोलते हैं भोजन रिक्तिका, यानी जब भी फूड मटेरियल अंदर जाएगा तो वो फूड वैक्यूल के अंदर रखा जाएगा, यानी भोजन रिक्तिका के अंदर रखा जाएगा। उसके बाद में ये हो गया इसका क्या? पाचन। ठीक है, अब आते हैं अवशोषण पे। ठीक है, अवशोषण का मतलब मान लीजिए ये अमीबा है इस तरीके से, ये 1 बाई 1 स्टेज बता रहा हूं। जैसे आपको लिखना पड़ेगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो आप लोग 1 बाई 1 इसकी स्टेज बना के लिखेंगे कि यहाँ अंतर्ग्रहण है यानी इंजेक्शन है, यहाँ पे पाचन है, यहाँ पे अवशोषण है, यहाँ पे स्वांगीकरण है और यहाँ पे बहिक्षेपण। ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आ जाओ अवशोषण में।
जैसा यहाँ न्यूक्लियस है तो ऐसे ही ये फूड वैक्यूल के अंदर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, अवशोषित हो गया, ये अवशोषित हो गया। उसके बाद में होता है स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण का क्या मतलब होता है, स्वांगीकरण को जरा हम देख लेते हैं कि पूरी अमीबा की बॉडी के अंदर ये फैल जाता है, इसको हम कहते हैं स्वांगीकरण। ठीक है बच्चों, यानी पूरी अमीबा की बॉडी के अंदर ये फैल जाएगा। तो इसको हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा पूरी बॉडी के अंदर ये फैल गया, ये हो गया हमारा क्या, स्वांगीकरण। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और भी है, जब हमारा फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी बचता है। ठीक है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी बचता है। ठीक है, तो उसको ये उसी सतह के माध्यम से ये क्या कर देता है, आउट कर देता है। अब जरा एक बार समरी समझ लो, बाकी तो टॉपिक हो ही गया है, एक बार समरी आप इसको समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया, इंजेक्शन किया, यानी फूड अमीबा के अंदर गया। उसके बाद फूड का डाइजेशन हुआ, फूड को पचाया गया, फूड का पाचन हुआ। ठीक है, पाचन होने के बाद उसको अवशोषित कर लिया गया। अवशोषित मतलब उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट अमीबा को चाहिए वो उसने क्या कर लिए, अवशोषित कर लिए। उसके बाद में अवशोषित करने के बाद जिन न्यूट्रिएंट्स को उन्होंने अवशोषित किया था वो न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, चले जाएंगे जहां उसकी नीड है। उसके बाद में जैसे हमने खाना खाया, अवशोषित किया, तो करने के बाद कुछ फेसेस बचता है, वेस्ट मटेरियल बचता है। ठीक है, उस वेस्ट मटेरियल को क्या किया इसने, इजेक्शन किया। ठीक है, यानी उसको बाहर किया। अब एक बात समझ लो बच्चों, ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी केवल एक क्वेश्चन को समझने वाले हैं, इसको आप लोग समझिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट हमारा जो 12th पार्ट आएगा उसमें उसको समझेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपके अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आज के इस टॉपिक के बाद आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको हमारे यहाँ इंस्पायरल स्टडी से कुछ भी चीज़ें हेल्पफुल मिलती हैं, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो किसी तरीके का एजुकेशन मटेरियल हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ कहना है, हमें कुछ बताना है आपको, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।